पिछले कुछ सालों में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट सभी को हैरान करती रही है। हर साल डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ किसी भी देश के लिए एक ड्रीम है, लेकिन चाइना ने इस ड्रीम को साल दर साल एक रियलिटी बनाया है। मगर 2022 की शुरुआत से ही चाइना की इकोनॉमी में बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, और ये प्रॉब्लम्स काफी बड़ी हैं, जो शायद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ही हिलाकर रख दें। तो क्या चाइना की घटती इकोनॉमी इंडिया को फायदा पहुंचा सकती है, या सच्चाई कुछ और ही है? इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में और इसका इंडिया एंड बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चीन की इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी और ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ने से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन की शिकार होती नजर आ रही है। चाइना ने 5.5% सालाना जीडीपी ग्रोथ का टारगेट तय किया है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं दिखता है। हालांकि चाइना की इकोनॉमी से जुड़े बड़े अधिकारी इस टारगेट को अचीव करने पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहली तिमाही के दौरान चाइना की इकोनॉमी गिरावट से बाल बाल बची थी। चाइना ब्रिटेन और अमेरिका की तरह अत्यधिक महंगाई से तो नहीं जूझ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ दूसरी समस्याएं हैं। चीन में बनी चीजों की मांग घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह कम हो गई है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ उसका ट्रेड वॉर भी चीन की ग्रोथ को धीमी कर रहा है। चाइनीज करेंसी युआन दशकों से सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। कमजोर करेंसी से बढ़ने वाली अनसर्टेनिटीज की वजह से इन्वेस्टर्स दूर होने लगते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इससे सेंट्रल बैंक के लिए इकोनॉमी में पैसा डालना भी मुश्किल हो जाता है। एंड चाइना की इकोनॉमी डूबने के पीछे मुख्य तौर पर 4 कारण हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, जीरो कोविड पॉलिसी। शेनज़ेन और तियानजिन जैसे चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब समेत कई शहरों में कोविड फैला हुआ है, और इसे काबू करने के लिए सरकार ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लोग खाने पीने पर भी कम खर्च कर रहे हैं। रिटेल, टूरिज्म और दूसरी सर्विसेज पर बेस्ड बिजनेसेस पर लगातार दबाव बना हुआ है। नंबर 2, नॉट टेकिंग इनफ स्टेप्स। चाइना ने स्मॉल बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन ग्रोथ टारगेट और नौकरियां पैदा करने के लिए जिस खर्च की जरूरत है, उससे बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने, होम बायर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स और स्थानीय सरकारों के लिए कर्ज की शर्तें आसान करने और परिवारों को दी जाने वाली टैक्स छूट जैसे कदम शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ वक्त के दौरान आर्थिक कमजोरियों के जो दौर आए हैं, उनमें सरकार की ओर से उठाए गए कदम कमजोर रहे हैं। नंबर 3, प्रॉब्लम इन रियल एस्टेट सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट एक्टिविटीज और नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से ग्रोथ बहुत धीमी हो गई है। प्रॉपर्टी और दूसरे उद्योग चाइना की जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हाउसिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता है, तो लोगों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में विश्वास कम होने लगता है। चीन में बायर्स अनफिनिश्ड प्रॉपर्टीज पर कर्ज की किस्तें नहीं चुका रहे हैं, और बहुत से लोगों को शक है कि उनके घर पूरे बन भी पाएंगे या नहीं। नए घरों की मांग में कमी आई है, और इस वजह से निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का ट्रेड भी गिरा है। चीन की सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने की कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। कई शहरों में इस साल प्रॉपर्टी के दामों में 20% से अधिक की कमी आई है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स दबाव में हैं, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को और भी अधिक कदम उठाने होंगे। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मौसम में बदलावों का असर चीन के बिजनेसेस पर दिखने लगा है। अगस्त में देश के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिचुआन और केंद्रीय क्षेत्र के शहर जोंगकिंग में भीषण गर्मी के बाद सूखा पड़ा। एयर कंडीशन की मांग बढ़ी, तो सिर्फ हाइड्रो पावर पर ही निर्भर रहने वाले क्षेत्र के बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ा। आईफोन प्रोड्यूसर फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों समेत और भी बड़ी फैक्ट्रियों को या तो अपने काम में घंटों की कटौती करनी पड़ी, या पूरी तरह से ही फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। चीन के सेंट्रल डेटा के मुताबिक अगस्त में लोहे और स्टील बिजनेस का मुनाफा 2022 के पहले 7 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 80% तक गिर गया था। आखिरकार चीन सरकार को मदद के लिए आगे आना पड़ा। सरकार ने स्थानीय किसानों और बिजली कंपनियों को अरबों डॉलर का राहत पैकेज दिया। चाइना ने 2011 से 2020 के बीच 6.8% की एवरेज से ग्रोथ की थी, जो बहुत ही बढ़िया है।
पर 2022 के पहले क्वार्टर में ये नंबर बस 2.6% पर आ गया और दूसरे क्वार्टर में 0.4% पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि थर्ड क्वार्टर में ये नंबर नेगेटिव हो सकता है और इस वजह से सरकार को 6 लाख करोड़ युआन यानी 70 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना अगर फेल होगा तो इंडिया और बाकी कंट्रीज जो चाइना के अगेंस्ट हैं, जैसे कि अमेरिका, उनका फायदा होगा। लेकिन यहाँ आप थोड़े से गलत हैं। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अगर ये फेल होती है तो खामियाजा पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे। पिछले कुछ सालों में चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। अब पिछले 2 साल निकल गए कोविड पैंडेमिक में, जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर मंदी आई। सब के सब चाइना से ही आस लगाए बैठे थे कि वो शायद मंदी अवॉइड करवा पाए। लॉकडाउन से पहले दुनिया का 20% ट्रेड चाइना ही करता था। तो अगर चाइना गिरा तो आप समझ लीजिए कि ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आना तो तय है। दुनिया के सप्लाई चेन में चाइना बहुत ही अहम भागीदार है, क्योंकि वो सभी देशों को क्रिटिकल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब भी चाइना ही है। तो इसलिए चाइना की मंदी से दुनिया भर के ट्रेड पे असर पड़ेगा और भारत पर भी इसका दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया चाइना पर बहुत सी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, जिसमें शामिल है फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स। अगर इनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो भारत की इंडस्ट्री भी स्लो हो जाएगी और इंडिया को चाइना से कम्पीट करने के लिए अपने एक्सपोर्ट प्राइस कम करने पड़ेंगे एंड इससे केवल नुकसान और बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ भारतीयों के लिए निराशाजनक नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। चाइना ग्लोबल कमोडिटीज यानी पेट्रोलियम, कोल, स्टील, आयरन का भी मेजर सप्लायर है। तो यहाँ पर अगर मंदी आती है तो दुनिया भर की महंगाई कम होगी। तो शॉर्ट टर्म रिलीफ जो इस वक्त पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो यहाँ से मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में कोई भी मेजर इकोनॉमी फेल होती है तो उसका कर्ज पूरी दुनिया चुकाती है। आपको 2008 का यूएस क्राइसिस तो याद ही होगा। अमेरिका के बैंक फेल हुए तो कैसे ताश के पत्तों की तरह पहले उनकी इकोनॉमी गिरी, फिर यूरोप की और फिर एशिया की। बात समझिए, किसी भी इकोनॉमी को फेल करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे ही है। यानी कि आपको चाइना को टेक ओवर करना है तो इंडिया को खुद एक चाइना से बेहतर ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आना होगा। मेक इन इंडिया उस दिशा में ही एक कदम है। लेकिन सिर्फ असेंबली लाइन्स ही नहीं, हमें इंडिया में और भी चीजें बनानी है। इसकी शुरुआत हो गई है। अब आईफोन इंडिया में बन रहा है और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है, क्योंकि ग्लोबल ईज ऑफ बिजनेस यानी किसी भी देश में बिजनेस चलाना कितना आसान है, उन रैंकिंग्स में भारत अभी भी 190 देशों में से 63 पर है। हमें इसे लगातार इंप्रूव करने की जरूरत है, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आपकी इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।